नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कहते हैं कि भविष्य उन लोगों का है जो उसकी तैयारी आज करते हैं, और आज हम भारत के ऊर्जा भविष्य की तैयारी पर ही बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे घरों के बल्ब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर चीज को छूता है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही दमदार लेख की चीर-फाड़ करेंगे। ये लेख भारत के बिजली बाजारों में जरूरी सुधारों की बात करता है। अब देखिए, लेख की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी, एक पॉजिटिव खबर से होती है। भारत के पास अब सूरज और हवा से बिजली बनाने की, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जबरदस्त क्षमता है। हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 180 गीगावाट पार कर चुकी है। मतलब बिजली बनाने की मशीनें तैयार हैं और वो सबसे सस्ती बिजली बना भी रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर समस्या बिजली बनाने की नहीं है तो फिर है कहां? असली चुनौती ये है कि जो हरी भरी साफ सुथरी बिजली हम बना रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम उसे एफिशिएंटली, मतलब कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? लेख के मुताबिक इस एक बड़ी चुनौती के 3 हिस्से हैं, और पहला ही हिस्सा सबसे बड़ा सिरदर्द है, हमारी बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये डिस्कॉम्स हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बनी हुई हैं? इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के लिए जो अच्छा है वो इनके लिए घाटे का सौदा बन जाता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। डिस्कॉम इस सिस्टम की वो कड़ी है जहां से सारा खेल या तो बनता है या यूं कहिए बिगड़ता है। सरकार ने यूडे और आरडीएसएस जैसी कई योजनाएं चलाई, लेकिन आज भी देश का जो औसत एटीएनसी लॉस है, मतलब वो बिजली जो सिस्टम में चोरी हो जाती है या तकनीकी वजह से गुम हो जाती है, जी हाँ, वो आज भी करीब 16% है। सोचिए, 100 यूनिट बिजली अगर चलती है तो 16 यूनिट रास्ते में ही गायब हो जाती है, और इसी वजह से ज्यादातर डिस्कॉम आज भी भारी वित्तीय तनाव में जी रही हैं। और यहीं पर कहानी में एक अजीब, मतलब एक विरोधाभासी मोड़ आता है। लेख कहता है कि देश के लिए जो कदम सबसे जरूरी हैं, जैसे लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाएं, हाँ, या एनर्जी बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें, वही कदम डिस्कॉम को बर्बादी की तरफ धकेलते हैं। ये तो एक पहेली जैसी बात है। ऐसा क्यों? इस पहेली का जवाब डिस्कॉम के बिजनेस मॉडल में ही छिपा है, जिसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। क्रॉस सब्सिडी? जी, आसान भाषा में समझें तो डिस्कॉम अपनी ज्यादातर कमाई करती है फैक्ट्रियों और दुकानों से, मतलब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों से। इनसे बिजली की लागत से कई ज्यादा पैसा लिया जाता है। अच्छा। और इसी मुनाफे से आम घरों और किसानों को सस्ती, मतलब सब्सिडी वाली बिजली दी जाती है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कॉम का बिजनेस मॉडल एक तरह से उल्टी बाल्टी जैसा है। आप जितना पानी बचाने की कोशिश करते हैं, यानी रूफटॉप सोलर लगाते हैं, बाल्टी उतनी तेजी से खाली होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो विरोधाभास है। जब कोई फैक्ट्री अपनी छत पर सोलर पैनल लगा लेती है तो वो डिस्कॉम के सबसे मुनाफे वाले ग्राहक की लिस्ट से बाहर हो जाती है। लेकिन डिस्कॉम की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती ना। उसे अब भी उन करोड़ों घरों और किसानों को सस्ती बिजली देनी है जिसके लिए पैसा अब आ नहीं रहा। इससे उनका पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो पक्की लागत है, उसका भी तो बड़ा रोल होगा, है ना? मतलब अगर लोग कम बिजली इस्तेमाल करें तो भी डिस्कॉम के जो खर्चे तय हैं, जैसे तारों का जाल बिछाए रखना, कर्मचारियों की तनख्वाह, वो तब कम नहीं होते? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। डिस्कॉम के खर्चे का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड होता है। उन्होंने पावर प्लांट्स के साथ 20-25 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। अब चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, डिस्कॉम को उन प्लांट्स को एक तय रकम देनी ही पड़ती है। अच्छा। लेकिन डिस्कॉम की कमाई होती है प्रति यूनिट बिजली की बिक्री से। तो जब बिक्री घटती है तो कमाई घट जाती है, पर खर्चे उतने ही रहते हैं। ये एक डेड एंड सिचुएशन बन जाती है उनके लिए। और रूफटॉप सोलर में नेट मीटरिंग का भी कुछ मसला है ना? हाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जब आपके सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं तो वो ग्रिड में चली जाती है और बिल में क्रेडिट हो जाती है। जी, और आपके बिल में क्रेडिट हो जाती है। लेकिन ये क्रेडिट लगभग उसी रेट पे मिलता है जिस रेट पर आप बिजली खरीदते हैं। अब खरीदने वाले रेट में तो नेटवर्क का चार्ज, क्रॉस सब्सिडी सब कुछ जुड़ा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता दिन में ग्रिड से कम बिजली खरीदता है और रात में उसी पर निर्भर रहता है, लेकिन उस बैकअप सर्विस का पूरा पैसा नहीं देता। बिल्कुल। आप ग्रिड को एक पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पावर बैंक को बनाए रखने का पूरा खर्च नहीं देते। तो फिर इसका हल क्या है? अगर रूफटॉप सोलर ही डिस्कॉम के लिए जहर बन गया है तो क्या हमें उसे बढ़ावा देना बंद कर देना चाहिए,
ये तो हमारे क्लाइमेट गोल्स के बिल्कुल खिलाफ होगा। नहीं नहीं, लेख बहुत साफ कहता है कि समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है, समस्या हमारे नियमों और सिस्टम के डिजाइन में है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि हम डिस्कॉम के इंसेंटिव स्ट्रक्चर को बदलें। जो रेगुलेटर्स हैं वो उन्हें अपने तय खर्चों जैसे नेटवर्क मेंटेनेंस को वसूलने का एक अलग और पारदर्शी तरीका दें। ठीक है। और साथ ही जब डिस्कॉम घाटा कम करने या सिस्टम को बेहतर बनाने जैसा कोई अच्छा काम करे तो उन्हें उसका इनाम भी मिलना चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा होगा तो डिस्कॉम खुद आगे बढ़कर रूफटॉप सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देंगी, क्योंकि तब वो उनके लिए खतरा नहीं बल्कि कमाई का एक नया मौका बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि डिस्कॉम के स्तर पर एक बड़ी प्रणालीगत समस्या है जिसे ठीक करना होगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू तो हम और आप हैं, यानी उपभोक्ता। यहां से बात आती है स्मार्ट टेक्नोलॉजी की। सरकार बहुत तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही है, टाइम ऑफ डे टैरिफ, मतलब दिन के अलग अलग समय पर बिजली के अलग अलग दाम, ये भी लागू हो रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी है? क्या सच में लोग बिजली के दाम देखकर अपनी वॉशिंग मशीन चलाने का टाइम बदलते हैं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है नहीं। लेख साफ कहता है कि हम आम लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रियल टाइम एनर्जी मैनेजर बन जाए। सही बात है। किसी के पास इतना समय या इच्छा नहीं है कि वो लगातार ऐप पर बिजली के दाम चेक करता रहे और उसके हिसाब से अपना एसी 24 से 25 डिग्री पर करे। ये इंसानी स्वभाव के खिलाफ है। कीमतों का सिग्नल देना जरूरी है, पर सिर्फ सिग्नल से गाड़ी नहीं चलेगी। तो फिर समाधान ऑटोमेशन में है, ऐसी तकनीक जो ये सारे काम हमारे लिए खुद ब खुद कर दें। जी हाँ, असली जादू तब होगा जब हम स्मार्ट टैरिफ को स्मार्ट डिवाइस से जोड़ देंगे। लेख में इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे आपके घर में एक स्मार्ट थर्मोस्टैट लगा हो जो खुद ही पता कर ले कि अभी बिजली महंगी है और एसी को हल्का सा बस 1 डिग्री ऊपर कर दे, जिससे आपको पता भी ना चले और बिल भी कम हो जाए। बिल्कुल। या आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर इतना स्मार्ट हो कि वो गाड़ी को रात के 2 बजे चार्ज करे जब बिजली सबसे सस्ती हो और ग्रिड पर लोड सबसे कम हो। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब टेक्नोलॉजी को हमारे व्यवहार को बदलने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय टेक्नोलॉजी को हमारे लिए काम करने दिया जाए। बिल्कुल, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिमांड रिस्पॉन्स। डिमांड रिस्पॉन्स। जी, यानी मांग का प्रबंधन। ये एक तरह से शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसा है। आप हर जगह एक नई सड़क या फ्लाईओवर बनाने की भारी भरकम लागत उठाने के बजाय पीक आवर्स में कुछ ट्रैफिक को स्मार्ट सिग्नल्स या डाइवर्जन के जरिए दूसरे रास्तों पर भेज देते हैं। नतीजा वही मिलता है, जाम कम होता है लेकिन लागत बहुत कम आती है। ठीक उसी तरह शाम के वक्त जब बिजली की डिमांड पीक पर होती है, तब एक नया पावर प्लांट चलाने के बजाय अगर हजारों एसी और गीजर कुछ मिनटों के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं, तो सिस्टम पर से दबाव हट जाता है। ये ज्यादा सस्ता और ज्यादा कुशल तरीका है। जी, समझ में आता है। तो हमने डिस्कॉम की समस्या समझी, उपभोक्ता के लेवल पर ऑटोमेशन का हल देखा। अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, होलसेल मार्केट, यानी होलसेल मार्केट। लेख कहता है कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की चुनौती भौगोलिक भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जहां बिजली बन रही है और जहां उसकी सबसे ज्यादा खपत है, उन दोनों जगहों में बहुत दूरी है। जैसे सबसे अच्छी धूप और जमीन राजस्थान और गुजरात में है, तो वहां सोलर पार्क लगे हैं। सही बात है। सबसे तेज हवा तमिलनाडु या कर्नाटक के तटों पर है, तो वहां विंड फार्म्स हैं। लेकिन बिजली की सबसे ज्यादा मांग वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों और औद्योगिक इलाकों में है। लेकिन हमारे पास तो नेशनल ग्रिड है जो पूरे देश को एक तार से जोड़ता है। तो फिर बिजली को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में बाजार के स्तर पर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारा फिजिकल ग्रिड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा कमर्शियल बाजार अभी भी टुकड़ों में बटा हुआ है। आज भी देश की ज्यादातर बिजली पुराने 25-30 साल लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत खरीदी और बेची जाती है। अच्छा। हर राज्य की डिस्कॉम अपने ही राज्य के या पास के उन प्लांट से बिजली लेती है जिनसे उनका पुराना अग्रीमेंट है। भले ही उस वक्त देश के किसी दूसरे कोने में कोई सोलर प्लांट मुफ्त में बिजली देने को तैयार बैठा हो। अरे ये तो बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है। मतलब सस्ती और साफ बिजली उपलब्ध है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हाँ, और जो पावर एक्सचेंज है जहां कोई भी किसी से भी बिजली खरीद सकता है, वो पूरे बिजली बाजार का सिर्फ 7 से 9% ही संभालते हैं। सिर्फ 7 से 9%? जी, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए लेख 2 बड़े सुधार सुझाता है।
पहला है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी MBED। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है। आसान शब्दों में ये क्या है? आसान शब्दों में ये एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल का ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। ये हर पल पूरे देश में देखेगा कि सबसे सस्ती बिजली कहाँ बन रही है, चाहे वो किसी सोलर पार्क में हो, विंड फार्म में हो या किसी कोयला प्लांट में, और उसे सबसे पहले ग्रिड में भेजेगा। अच्छा, तो मतलब राज्यों की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। एक सच्चा सरकारी एक राष्ट्र एक ग्रिड एक बाजार बनेगा। बिल्कुल। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अनुमान है कि सिर्फ इस एक सुधार से देश को सालाना 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है। 12,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरा सुधार क्या है? दूसरा सुधार है कैप्टिव पावर प्लांट्स को बाजार में लाना। ये वो पावर प्लांट्स हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील या एल्यूमिनियम प्लांट ने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। इन प्लांट्स के पास बहुत बड़ी क्षमता है जो अक्सर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होती। अगर इन प्लांट्स को अपनी फालतू बिजली पावर एक्सचेंज पर बेचने की इजाजत दे दी जाए तो अचानक से बाजार में बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा और कीमतें नीचे आएंगी। तो ये हमारे सिस्टम में लचीलापन लाने का एक छुपा हुआ खजाना है। हाँ, आप कह सकती हैं। अगर हम इन सभी डॉट्स को जोड़ें, डिस्कॉम के इंसेंटिव्स को ठीक करना, ग्राहकों को ऑटोमेशन देना और एक नेशनल होलसेल मार्केट बनाना, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि डिस्कॉम की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। वो सिर्फ बिजली खरीद कर आगे बेचने वाले एक निष्क्रिय बिचौलिए से एक एक्टिव सिस्टम ऑप्टिमाइजर बन जाते हैं। सिस्टम ऑप्टिमाइजर? जी, उनका काम सिर्फ बिल भेजना नहीं, बल्कि अपने एरिया में डिमांड और सप्लाई को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना, एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देना और ग्रिड को स्थिर रखना बन जाएगा। वो समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का सबसे अहम हिस्सा बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की लड़ाई अब और सोलर पैनल या विंड टरबाइन लगाने की नहीं है। वो लड़ाई तो हम लगभग जीत चुके हैं। हाँ, कह सकते हैं। असली जंग अब सिस्टम के डिजाइन, बाजार के नियमों और पुरानी सोच को बदलने की है। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि इन सुधारों की सफलता इस बात पर भी टिकी है कि आम जनता इसे कैसे देखती है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने से लोगों को बेहतर, भरोसेमंद और शायद सस्ती बिजली मिलती है तो वो इन बदलावों का स्वागत करेंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर इस ट्रांजिशन का मतलब बार बार बिजली कटना या अनिश्चितता है तो इसका विरोध भी उतना ही होगा। इसलिए ये बदलाव बहुत सावधानी से और उपभोक्ता को केंद्र में रखकर करना होगा। आज की इस गहरी बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। लेख में डिस्कॉम की भूमिका को निष्क्रिय बिचौलियों से एक्टिव सिस्टम ऑप्टिमाइजर में बदलने की बात हुई है। जरा सोचिए, भारत में और कौन-कौन से सेक्टर हैं जहां इसी तरह की सोच में बदलाव की जरूरत है, जहां संस्थाएं सिर्फ अपना पुराना काम करने के बजाय पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक्टिवली काम कर सकती हैं। क्या ये जल प्रबंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी लागू हो सकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही बातें पसंद है तो इस शो को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।